तो दोस्तों माय मेलोडी एंड क्रोमी नाम की एक बेहतरीन सीरीज नेटफ्लिक्स की तरफ से हमें देखने को मिलने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी सीरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, फैक्ट, डिटेल अपडेट के बारे में। तो आप वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुँचती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट, उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। माई मेलोडी एंड कुरोमी, जापानी, हेपर्न, मेमेरोडी टू कुरोमी, एक आगामी जापानी स्टॉप मोशन मूल नेट एनिमेशन श्रृंखला है जो 24 जुलाई 2025 को नेटफ्लिक्स पर दुनिया भर में रिलीज के लिए निर्धारित है। इसका निर्माण टोरुकु स्टूडियो द्वारा किया गया था और यह सेनरियो के पात्रों माई मेलोडी और कुरोमी पर आधारित था। 2. सार मेरी मेलोडी मैरीलैंड में एक केक की दुकान खोलती है। जंगल में एक जादुई दिल मिलने के बाद उसके आसपास अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती है। इस बीच सड़क के उस पार कुरोमी की जापानी मिठाई की दुकान हमेशा खाली रहती है। कुरोमी मेरी मेलोडी के केक का राज खोजती है। मेरी मेलोडी और कुरोमी विश्व प्रसिद्ध पेस्ट्री शेफ पिस्ताचियो द्वारा आयोजित एक मिठाई बनाने की प्रतियोगिता की तैयारी में कड़ी मेहनत करती है। हालांकि किसी को नहीं पता कि इससे एक ऐसी घटना घटेगी जो मैरीलैंड के भविष्य को खतरे में डाल देगी। पात्र माई मेलोडी, आवाज री सकुमा, एक गुलाबी हुड वाला सफेद खरगोश और मुख्य पात्रों में से एक। कुरोमी, आवाज जुनको ताकेउची, एक काले रंग का विदूषक हुड वाला खरगोश, माई मेलोडी का स्वयंभू प्रतिद्वंद्वी, मित्र और मुख्य पात्रों में से एक। फ्लैट, एक छोटा नीला चूहा और मेरीलैंड में माई मेलोडी का एक मित्र। माई स्वीट पियानो, एक गुलाबी भेड़ और मेरी मेलोडी की सबसे अच्छी दोस्त। पिस्ता, विश्व प्रसिद्ध पेस्ट्री शेफ और मैरीलैंड की मिठाई बनाने की प्रतियोगिता के जज। उत्पादन जनवरी 2025 में नेटफ्लिक्स ने एक नई स्टॉप मोशन एनीमे सीरीज की घोषणा की जिसका निर्देशन तोमोकी मिसाटो करेंगे और लेखन शुको नेमोतो करेंगे। 3 शो का थीम गीत, जिसका शीर्षक कावई है, ले सेराफिम द्वारा गाया गया है और जेन होशिनो द्वारा निर्मित है। 4. मुक्त करना, माई मेलोडी एंड कुरोमी का प्रीमियर 24 जुलाई 2025 को नेटफ्लिक्स पर होगा। 3. यह श्रृंखला क्रमशः माई मेलोडी 50 वर्ष और कुरोमी 20 वर्ष के लिए अर्धशताब्दी और उपशताब्दी समारोह के रूप में काम करेगी। सेनरियो कंपनी लिमिटेड, काबुशिकी गाइशा सेनरियो। 4. एक जापानी मनोरंजन कंपनी है। यह जापानी लोकप्रिय संस्कृति के कवाई, प्यारा, खंड पर केंद्रित उत्पादों का डिजाइन, लाइसेंस और निर्माण करती है। उनके उत्पादों में स्टेशनरी, स्कूल की आपूर्ति, उपहार और सहायक उपकरण शामिल है, जो जापान में विशेष ब्रांड खुदरा स्टोरों सहित दुनिया भर में बेचे जाते हैं। सेनरियो का सबसे प्रसिद्ध चरित्र हेलो किट्टी, एक कार्टून बिल्ली, 5, 6, 7 है और दुनिया के सबसे सफल मार्केटिंग ब्रांडों में से एक है। 8. चरित्र उत्पाद बेचने के अलावा सेनरियो फिल्म निर्माण और प्रकाशन में भी भाग लेता है। उनके पास मिस्टर मेन के पात्रों के अधिकार और पीनट्स के पात्रों के जापानी लाइसेंसिंग अधिकार है। उनकी एनिमेट्रॉनिक्स शाखा, कोकोरो कंपनी लिमिटेड, जापानी में कोकोरो का अर्थ दिल है, एक्ट्रोइड एंड्रॉइड के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती है। कंपनी टोक्यो और साइतामा प्रांत में कई केएफसी फ्रेंचाइजी भी चलाती है। 9. इतिहास, डेनेन चोफू, ओटा, टोक्यो में सेनरियो स्टोर। शिंतारो त्सुजी ने 10 अगस्त 1960 को येन 1,000,000 की पूंजी लगाकर सेनरियो की स्थापना की, जिसे उस समय यामानाशी सिल्क कंपनी के नाम से जाना जाता था। 1962 में त्सुजी ने अपने उद्यम का विस्तार रेशम से लेकर फूलों से रंगे रबर के सैंडल तक किया। 11. त्सुजी ने देखा कि सैंडल में केवल एक प्यारा सा डिजाइन जोड़कर उन्हें कितनी सफलता मिली। 11. उन्होंने अपने उत्पादों के लिए
पहले से मौजूद कार्टून चरित्रों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 1960 के दशक के अंत में कंपनी ने जापानी लाइसेंसिंग अधिकार हासिल करने के बाद अमेरिकी कॉमिक स्ट्रिप पीनट्स के कुत्ते के पात्र स्नूपी के साथ उत्पाद बनाना शुरू किया। 1973 में कंपनी को आधिकारिक तौर पर सैनरियो नाम से स्थापित किया गया था। कोरेगा सैनरियो नो हिमित्सु देसु, या ये सैनरियो के रहस्य है पुस्तक में सैनरियो के संस्थापक त्सुजी ने कहा कि कंपनी के पूर्व नाम का हिस्सा यामानाशी सानरी का एक वैकल्पिक ओन्योमी वाचन है। शेष ओ को ओयू ध्वनि से जोड़ा गया था जो लोग उत्साहित होने पर बनाते हैं। 13 कंपनी की यूरोपीय वेबसाइट नाम की एक और उत्पत्ति देती है, कहती है कि यह नाम स्पेनिश शब्दों सैन पवित्र और रियो नदी से आया है। 14 त्सुजी ने सैनरियो के लिए पात्र बनाने के लिए अपने स्वयं के डिजाइनरों को काम पर रखा ताकि उन्हें बाहर रॉयल्टी शुल्क का भुगतान न करना पड़े। 15 पहला मूल सैनरियो चरित्र कोरो-चान 1973 में पेश किया गया था। 17 होलो किट्टी को 1974 में शुरुआती सैनरियो पात्रों की लाइनअप में जोड़ा गया था और अगले वर्ष पहला संबंधित माल जारी किया गया था। लोकप्रिय बिल्ली के समान, जिसका मुंह आमतौर पर अदृश्य होता है, पिछले कुछ वर्षों में बिक्री में चोटियों और गिरावट दोनों का सामना करना पड़ा है, लेकिन हमेशा सैनरियो की बिक्री में इसका सबसे बड़ा योगदान रहा है। सैनरियो लगातार अपने लाइनअप में नए पात्रों को जोड़ता है। विशिष्ट पात्रों को सक्रिय उत्पादन में अंदर और बाहर घुमाया जाता है। 18 थोड़े समय के लिए ओसामू तेजुका का बेबी यूनिकॉर्न चरित्र यूनिको, हालांकि 1989 में तेजुका की मृत्यु के बाद यूनिको के अधिकार ओसामू तेजुका की अपनी कंपनी के पास चले गए। 2003 के अंत में सैनरियो ने अपने संचार सिद्धांतों के लिए स्वीडन के मेडिंगे ग्रुप से टॉप ब्रांड विद अ कॉन्शियस पुरस्कार जीता। 19 कंपनी ने 1984 से यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है। 2006 में सैनरियो ने इंटरनेट, ऑनलाइन गेम्स और मोबाइल सेवाओं तक विस्तार करने के लिए टाइफून गेम्स के साथ मिलकर सैनरियो डिजिटल लॉन्च किया। 2008 में ज्वेलपेज से शुरुआत करते हुए सैनरियो ने मीडिया फ्रेंचाइजी बनने के लिए सेगा टॉयज के साथ मिलकर ऐसे किरदार बनाने शुरू किए। इसके बाद के सहयोगों में 2016 में रिलू रिलू फेरिलू और 2020 में बीट कैट्स शामिल है। 2021 2010 सैनरियो की 50वीं वर्षगांठ थी। इस अवसर पर बिल्डेबियर वर्कशॉप ने सैनरियो के कई पात्रों के सीमित संस्करण वाले स्टफ्ड खिलौने जारी किए, जिनमें होलो किट्टी, चोको कैट, माई मेलोडी और केरोपी शामिल थे। 22 होलो किट्टी को खरगोश मिफी के समान शैली में खींचा गया है। 26 अगस्त 2010 को मिफी के निर्माता डिक ब्रूना का प्रतिनिधित्व करने वाले मर्सिस बीवी ने सैनरियो के खिलाफ मुकदमा दायर किया। उन्होंने दावा किया कि होलो किट्टी के साथी पात्रों में से एक, कैथी नामक एक खरगोश, मिफी के कॉपीराइट और ट्रेडमार्क का उल्लंघन करता है। 2 नवंबर 2010 को एक डच अदालत ने सैनरियो के खिलाफ फैसला सुनाया और कंपनी को बेल्जियम, लक्जमबर्ग और नीदरलैंड में कैथी उत्पादों का विपणन बंद करने का आदेश दिया। 23, 24, 25 जापान में 11 मार्च 2011 को आए भूकंप और सुनामी के बाद सैनरियो और मर्सिस ने 7 जून 2011 को अदालत के बाहर समझौता किया। दिसंबर 2011 में सैनरियो ग्लोबल ने मिस्टर मेन पात्रों के अधिकार हासिल कर लिए, जिसमें सहायक कंपनी मिस्टर मेन फिल्म्स लिमिटेड भी शामिल है, जिसने चोरियन की THYP कंपनी का अधिग्रहण कर लिया। 27, 28, 29 2019 में यूरोपीय आयोग ने अपने लाइसेंस प्राप्त उत्पादों की सीमा पार बिक्री को रोकने के लिए सैनरियो पर 6.2 मिलियन यूरो, लगभग 6.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया। 30-31 जून 2020 में यह घोषणा की गई कि कंपनी के संस्थापक और अध्यक्ष शिंतारो त्सुजी अपने पद से हटकर कंपनी का नियंत्रण अपने पोते तोमोकुनी त्सुजी को सौंप देंगे।
उस समय तोमोकुनी केवल 31 वर्ष के थे, जिससे वे किसी सूचीबद्ध जापानी कंपनी के सबसे कम उम्र के मुख्य कार्यकारी बन गए। 32 शिनतारो त्सुजी ने 60 वर्षों तक कंपनी का संचालन किया। 33 स्थानों जापान। सैनरियो जापान में 2 थीम पार्क होस्ट करता है, सैनरियो पुरोलैंड तामा, टोक्यो में, और हारमोनीलैंड 34-35 हिजी, ओइता, क्यूशू में। उत्तरी अमेरिका। सैनरियो इंक का मुख्यालय दक्षिण सैन फ्रांसिस्को में है। सैनरियो इंक सैनरियो की उत्तरी अमेरिकी सहायक कंपनी है। सैनरियो इंक के कार्यालय साउथ सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया और टोरेंस, कैलिफोर्निया में है। सैनरियो का पहला पश्चिमी गोलार्ध स्टोर सैन जोस के ईस्टरिज मॉल में खुला। 2008 में सैनरियो इंक ने न्यूयॉर्क शहर के टाइम्स स्क्वायर में सैनरियो लक्स नाम से अपना उच्चस्तरीय बुटीक खोला। पश्चिमी गोलार्ध में सैनरियो के विशिष्ट ब्रांडेड उत्पाद 13,000 से ज्यादा जगहों पर बेचे जाते हैं, जिनमें डिपार्टमेंटल, स्पेशलिटी और राष्ट्रीय चेन स्टोर और 85 से ज्यादा सैनरियो बुटीक शामिल है। अप्रैल 2010 में अमेरिका में पहला और एकमात्र सैनरियो लाइसेंस प्राप्त भोजनालय सैनरियो कैफे हवाई के एया में पर्लरिज के डाउनटाउन चरण में खुला। 2004 में सैनरियो कंपनी लिमिटेड ने अपने प्रमुख लाइसेंसधारी और आलीशान आपूर्तिकर्ताओं में से एक नाकाजिमा यूएसए के लिए अपने लाइसेंस का विस्तार किया, जिसमें अमेरिका में सभी सैनरियो ब्रांडेड स्टोरों का स्वामित्व और संचालन, व्यक्तिगत लाइसेंस प्राप्त स्टोरों के बीच संबंधों की देखरेख और अमेरिका में खुदरा स्टोरों और थोक खातों के लिए सभी श्रेणियों के उत्पादों की आपूर्ति शामिल थी। पात्र। मुख्य लेख। सैनरियो पात्रों की सूची। सैनरियो ने 2022 तक 450 से अधिक पात्रों का निर्माण किया है, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध 1974 का सफेद बिल्ली का चरित्र हेलो किट्टी है। 36 अन्य प्रसिद्ध पात्रों में 1975 का खरगोश माई मेलोडी, 1988 का मेंढक केरोपी, 1993 का पेंगुइन बैड बैड्स मारू, 2001 का सफेद कुत्ता सिनामोरोल, 2005 का खरगोश कुरोमी, 2008 की पशु श्रृंखला ज्वेलपेट, 2013 का अंडा चरित्र गुडेटामा और 2015 का लाल पांडा एग्रेसिव रेत्सुको शामिल है। सैनरियो पात्रों के उल्लेखनीय डिजाइनरों में शामिल है यूको शिमिजू, हेलो किट्टी के मूल डिजाइनर, यूको यामागुची, हेलो किट्टी के अधिकांश इतिहास के लिए प्रमुख डिजाइनर, और मियुकी ओकुमुरा, सिनामोरोल के मूल डिजाइनर। 37, 38, 39। 1986 से सैनरियो वार्षिक सैनरियो कैरेक्टर रैंकिंग पोल आयोजित करता आ रहा है, जहां प्रशंसक अपने पसंदीदा पात्रों के लिए वोट कर सकते हैं। इसकी शुरुआत जापान में सैनरियो द्वारा प्रकाशित स्ट्रॉबेरी न्यूज़पेपर से हुई थी, लेकिन अब वोटिंग ऑनलाइन भी होती है। 36। अपने मूल पात्रों के अलावा सैनरियो के पास मिस्टर मेन पात्रों के अधिकार और पीनट्स पात्रों के जापानी लाइसेंसिंग अधिकार भी है। अन्य एनिमेशन। सैनरियो ने 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक के प्रारंभ में टीवी और डायरेक्ट टू वीडियो एनिमेशन के निर्माण में अपनी भागीदारी शुरू की, जिसकी शुरुआत 1987 में अमेरिका में निर्मित हेलो किट्टीज फ्री टेल थिएटर से हुई। माई मेलोडी नामक पात्र को एनिमेटेड श्रृंखला में अपनी पहली प्रमुख भूमिका एनीमे टेलीविजन श्रृंखला ओनेगाई माई मेलोडी में मिली, जिसका प्रसारण पहली बार 3 अप्रैल 2005 को टीवी ओसाका पर हुआ था और इसका निर्माण स्टूडियो कॉमेट ने किया था। शुगरबनीज फ्रेंचाइजी को बाद में 2007 में 7 मिनट की एक लघु श्रृंखला में रूपांतरित किया गया और यह इतनी लोकप्रिय हुई कि इसके 2 सीक्वल बनाए गए। ज्वेलपेट को 2009 में एक एनीमे मेटा सीरीज में भी रूपांतरित किया गया था, जिसका निर्माण भी स्टूडियो कॉमेट द्वारा किया गया था, जिसमें 6 आधिकारिक सीजन और एक नाटकीय फिल्म शामिल थी, जिससे यह इतिहास में सैनरियो फ्रेंचाइजी का सबसे लंबे समय तक चलने वाला एनीमे रूपांतरण बन गया। शो बाय रॉक सैनरियो और गीट्स द्वारा निर्मित एक गेम का 2015 में बोन्स द्वारा निर्मित एक एनीमे रूपांतरण हुआ और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में फनीमेशन द्वारा लाइसेंस दिया गया।
एग्रेत्सुको के फैनवर्क्स द्वारा 3 एनिमेटेड रूपांतरण भी हुए, जिनमें से एक टीबीएस पर प्रसारित हुआ और बाद के 2 आधिकारिक तौर पर नेटफ्लिक्स पर रिलीज किए गए। मिस्टर मेन 1974, फ्लिक्स फिल्म्स। लिटिल मिस 1983, फ्लिक्स फिल्म्स। बटन नोज 1985, टॉपक्राफ्ट। हेलो किटीज फ्री टेल थिएटर 1987, डीआईसी एंटरटेनमेंट। हेलो किट्टी एंड फ्रेंड्स 1989 से 1998, ग्रुपर प्रोडक्शन। मिस्टर मेन एंड लिटिल मिस 1995 से 1997, मरीना प्रोडक्शंस, ब्रेकथ्रू फिल्म्स एंड टेलीविजन। फ्लिंट द टाइम डिटेक्टिव 1998, ग्रुप टीएसी। हॉलो किट्टीज पैराडाइज 1999, हॉलो किटीज एनिमेशन थिएटर 2001, ग्रुप टीएसी। हेलो किटीज स्टंप विलेज 2005, स्टूडियो टुमारो, सोविक वेंचर कैपिटल। ओनेगाई माई मेलोडी 2005, स्टूडियो कॉमेट। उसाहाना, ड्रीम बैलेरिना 2006, असाही प्रोडक्शन। हॉलो किट्टी, रिंगो नो मोरी फैंटेसी 2006, असाही प्रोडक्शन। वनगाई माई मेलोडी, कुरुकुरु शफल 2006, स्टूडियो कॉमेट। हॉलो किट्टी, रिंगो नो मोरी नो मिस्ट्री 2007, असाही प्रोडक्शन। शुगर बनीज 2007, असाही प्रोडक्शन। ओनेगाई माई मेलोडी सुक्किरी 2007, स्टूडियो कॉमेट। हेलो किट्टी, रिंगो नो मोरी टू पैरेलल टाउन 2007, असाही प्रोडक्शन। शुगर बनीज चॉकलेट 2008, असाही प्रोडक्शन। ओनेगाई माई मेलोडी किरारा 2008, स्टूडियो कॉमेट। द एडवेंचर्स ऑफ हॉलो किट्टी एंड फ्रेंड्स 2008, ड्रीम कॉर्टेक्स। शुगर बनीज फ्लूर 2009, असाही प्रोडक्शन। ज्वेलपेट 2009, स्टूडियो कॉमेट। ज्वेलपेट ट्विंकल 2010, स्टूडियो कॉमेट। ज्वेलपेट सनशाइन 2011, स्टूडियो कॉमेट। ज्वेलपेट किरा डेको 2012, स्टूडियो कॉमेट। ज्वेलपेट हैप्पीनेस 2013, स्टूडियो कॉमेट। लेडी ज्वेलपेट 2014, जेक्सक्स। शो बाय रॉक 2015, बोन्स 44। ज्वेलपेट, मैजिकल चेंज 2015, स्टूडियो डीन और टीएमएस एंटरटेनमेंट। रिलू रिलू फेरिलू, यूसी नोडोर 2016, स्टूडियो डीन। शो बाय रॉक 2016, बोन्स। रिलू रिलू फेरिलू, महो नो कागामी 2017, स्टूडियो डीन। सेनरियो बॉयज 2018, पिएरो। एग्रेत्सुको 2018 से 2023, फैनवर्क्स। ओशीते महो नो पेंडुला, रिलू रिलू फेरिलू 2018, स्टूडियो डीन। शो बाय रॉक। मशू मेरेश 2020, किनेमा सिट्रस। मेवक्लेड्रीमी 2020, जेसी स्टाफ। विविध शो। सैनरियो द्वारा कुछ बच्चों के विविध कार्यक्रम टीवी टोक्यो पर प्रसारित किए गए। डाइसुकी, हॉलो किटी 1993 से 1994। असोबो, हॉलो किट्टी 1994। हॉलो किट्टी से बैड बैड्स मारू 1994 से 1998। किट्टीज पैराडाइज 1999 से 2011। सैनरियो के पात्र पोन पोन जंप 2017 से 2020। फन फन किटी 2020 से 2022। वीडियो गेम। सैनरियो डिजिटल, सैनरियो की बौद्धिक संपदा पर आधारित डिजिटल सामग्री का निर्माण और प्रकाशन करता है, जैसे हॉलो किट्टी, माई मेलोडी, बैड्ज मारू और कई अन्य। इन खेलों में शामिल है हॉलो किट्टी, रोलर रेस्क्यू, हॉलो किट्टी, बर्थडे एडवेंचर्स और हॉलो किट्टी सीजन्स। हॉलो किट्टी आइलैंड एडवेंचर 2023 एक सैनरियो गेम है जिसे एप्पल आर्केड, पीसी और निंटेंडो स्विच के लिए बनाया गया है। प्रकाशित करना। सैनरियो अपने पात्रों पर
आधारित कई पुस्तकें प्रकाशित करता है। यह कला पुस्तकें भी प्रकाशित करता है, उदाहरण के लिए केबुन ओटा की पुस्तकें। सैनरियो जापानी और अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित करता है। सैनरियो ने 1990 के दशक की शुरुआत में कैरेक्टर सॉफ्ट नाम से वीडियो गेम प्रकाशित किए थे। विट स्टूडियो इंक। जापानी हेपर्न काबुशिकी गाइशा विट्टो सुताजियो, जिसे विट स्टूडियो के रूप में शैलीबद्ध किया गया है, एक जापानी एनिमेशन स्टूडियो है जिसकी स्थापना 1 जून 2012 को प्रोडक्शन आईजी के निर्माताओं द्वारा आईजी पोर्ट की सहायक कंपनी के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय मुसाशिनो, टोक्यो में है, जिसमें प्रोडक्शन आईजी के निर्माता जॉर्ज वारा अध्यक्ष और टेत्सुया नाकाटेक, जो प्रोडक्शन आईजी के ही एक निर्माता है, स्टूडियो के निदेशक है। स्टूडियो ने अटैक ऑन टाइटन, पहले 3 सीजन, एक ग्रेट प्रिटेंडर, रैंकिंग ऑफ किंग्स, स्पाई फैमिली, माई डियर फ्रेंड नोकोटन और द एंशिएंट मैगस ब्राइड और विनलैंड सागा के पहले सीजन के निर्माण के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की। इतिहास। इस स्टूडियो की स्थापना प्रोडक्शन आईजी के एक पूर्व कर्मचारी, जॉर्ज वारा ने 2012 में की थी। इसकी स्थापना के बाद तेत्सुया नाकाटेके को स्टूडियो का प्रतिनिधि निदेशक नियुक्त किया गया। इसकी स्थापना के बाद प्रोडक्शन आईजी के कई अन्य पूर्व कर्मचारी विट में शामिल हुए, जिनमें एनिमेशन निर्देशक क्योजी असानो और सातोशी कदोवाकी और निर्देशक तेत्सुरो अराकी शामिल थे, और ये सभी अटैक ऑन टाइटन में साथ काम कर चुके हैं। विट स्टूडियो को आईजी पोर्ट, वारा और नाकाटेक से येन 30,000 की पूंजी के शुरुआती निवेश के साथ वित्त पोषित किया गया था, जिनके बारे में बताया गया है कि वे स्टूडियो में क्रमशः 66.6%, 21.6% और 10.0% इक्विटी के मालिक है। 3-4 दिसंबर 2020 में विट स्टूडियो ने पुई पुई मोलकर के निर्देशक तोमोकी मिसाटो के साथ साझेदारी में एक स्टॉप मोशन स्टूडियो की स्थापना की। 5 मई 2022 में विट स्टूडियो ने एनीप्लेक्स, क्लोवरवर्क्स और शुएशा के साथ साझेदारी में जोन नामक एक नई कंपनी बनाई। कंपनी का उद्देश्य टेलीविजन एनीमे सीरीज, एनीमे फिल्मों और लघु क्लिप्स की योजना और निर्माण को सुगम बनाना है। पेस्ट्री शेफ या पाटिसियर, उच्चारण P.T. सजे, स्त्रीलिंग पाटिसियर, उच्चारण P.T. एक पेशेवर रसोई में एक स्टेशन शेफ होता है जो पेस्ट्री, मिठाइयाँ, ब्रेड और अन्य बेक्ड सामान बनाने में कुशल होता है। वे बड़े होटलों, बिस्टरो, रेस्टोरेंट, बेकरी, कैटर्स और कुछ कैफे में काम करते हैं। 1 कर्तव्य और कार्य। पेस्ट्री शेफ एक पेशेवर रसोई में क्लासिक ब्रिगेड डी कुजीन का सदस्य होता है और पेस्ट्री विभाग का स्टेशन शेफ होता है। 2 रोजमर्रा के कामों में पेस्ट्री शेफ को रेसिपी की अवधारणाओं पर शोध करने और नई रेसिपीज विकसित करने और उनका परीक्षण करने की भी जरूरत पड़ सकती है। आमतौर पर पेस्ट्री शेफ डिनर की सिटिंग शुरू होने से पहले ही विभिन्न मिठाइयों की सभी जरूरी तैयारी कर लेता है। मिठाइयों की वास्तविक प्लेटिंग अक्सर ऑर्डर के समय किसी अन्य स्टेशन शेफ, आमतौर पर गार्डे मैनेजर, द्वारा की जाती है। पेस्ट्री शेफ अक्सर मिठाइयों के मेनू का प्रभारी होता है, जिसमें पारंपरिक मिठाइयों के अलावा मिठाइयों वाली वाइन, विशेष मिठाइयाँ और स्वादिष्ट चीज प्लेटर्स शामिल हो सकते हैं। 3 वे मिठाइयों के कोर्स तैयार करने और उन्हें तैयार करने के साथ साथ मेनू की समग्र प्रस्तुति के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। पेस्ट्री शेफ को स्वादिष्ट और सौंदर्यप्रद रूप से मनभावन मिठाइयाँ बनाने के लिए स्वाद, बेकिंग प्रक्रिया और भोजन की शैली की अच्छी समझ होनी चाहिए। अपनी तकनीकी क्षमताओं के अलावा पेस्ट्री शेफ को दबाव में भी तेजी से और प्रभावी ढंग से काम करने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी उन्हें सख्त समय सीमा का पालन करना होता है। 4 पेस्ट्री शेफ से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे पेस्ट्री बनाने के दौरान होने वाली सामग्री और रासायनिक प्रतिक्रियाओं को अच्छी तरह समझें। सटीक समय और तापमान बेहद महत्वपूर्ण है। 5 आमतौर पर सामग्री को तौलना, यानी रसोई के पैमाने से
पसंद किया जाता है, बजाय आयतन के हिसाब से मापने के, जैसे मापने वाले कप से, क्योंकि तौलने से स्वाभाविक रूप से बेकिंग के बेहतर परिणाम मिलते हैं। 6. बड़े रसोई घरों में पेस्ट्री शेफ के स्टेशन पर कई अन्य शेफ काम कर सकते हैं, जिनमें से प्रत्येक विशिष्ट प्रकार की पेस्ट्री के लिए जिम्मेदार होता है। उद्धरण वांछित: बूलेंगर, बेकर ब्रेड, केक और नाश्ते की पेस्ट्री के लिए जिम्मेदार। कॉन्फिसर, हलवाई कैंडीज और पेटिट्स फॉर के लिए जिम्मेदार। डेकोरेटर, सज्जाकार विशेष केक और शो पीस के लिए जिम्मेदार। ग्लेशियर, ठंडे और जमे हुए डेसर्ट के लिए जिम्मेदार। काम की जरूरत: पेस्ट्री शेफ, बेकर या संबंधित भूमिका में सिद्ध अनुभव। विस्तार और रचनात्मकता पर बहुत ध्यान। संगठन और नेतृत्व कौशल। पेशेवर ज्ञान को फिर से भरने की इच्छा। स्वच्छता सिद्धांतों, भोजन तैयार करने और पकाने की तकनीकों और पोषण का संपूर्ण ज्ञान। सीमित सामग्री, ग्लूटेन मुक्त, चीनी मुक्त पेस्ट्री आदि के साथ बेकिंग का कार्यसाधक ज्ञान। पाक कला, बेकिंग, पेस्ट्री या संबंधित क्षेत्र में प्रमाण पत्र। यह जापानी कंपनी सैनरियो के पात्रों की सूची है, जो कवाई प्यारे पात्र बनाने में विशेषज्ञता रखती है। सैनरियो इन पात्रों से युक्त ब्रांडेड उत्पाद बेचती और लाइसेंस देती है और अब तक 450 से ज्यादा पात्र बना चुकी है। एक उनका सबसे सफल और प्रसिद्ध पात्र हेलो किट्टी 1974 में बनाया गया था। 2 सैनरियो के ज्यादातर पात्र मानवरूपी जानवर है, जबकि कुछ मनुष्य या मानवरूपी वस्तुएं हैं। सैनरियो ने अपने माल की बिक्री बढ़ाने के लिए पात्रों का निर्माण करना शुरू किया। 3 पात्रों को दर्शाने वाले विशिष्ट माल में कपड़े, सहायक उपकरण, खिलौने और स्टेशनरी शामिल है। बाद में ये पात्र पुस्तकों, एनिमेशन और वीडियो गेम जैसे मीडिया में दिखाई दिए। 2008 में ज्वेलपेट के साथ शुरुआत करते हुए सैनरियो ने मीडिया फ्रेंचाइजी बनने के उद्देश्य से पात्रों को बनाने में सेगा टॉयज के साथ सहयोग करना शुरू किया। 4 सैनरियो पात्रों के उल्लेखनीय डिजाइनरों में हेलो किट्टी के मूल डिजाइनर युको शिमिजू, हेलो किट्टी के अधिकांश इतिहास के प्रमुख डिजाइनर युको यामागुची और सिनामोरोल के मूल डिजाइनर मियुकी ओकुमुरा शामिल है। 5, 6, 7 सैनरियो जापान में अपने पात्रों को प्रदर्शित करने वाले 2 थीम पार्कों की मेजबानी करता है। टोक्यो के तामा में स्थित सैनरियो पुरोलैंड और क्यूशू के ओइता के हिजी में स्थित हारमोनीलैंड। 8, 9 1986 से सैनरियो वार्षिक सैनरियो कैरेक्टर रैंकिंग पोल आयोजित करता आ रहा है, जहां प्रशंसक अपने पसंदीदा पात्रों के लिए वोट कर सकते हैं। इसकी शुरुआत जापान में सैनरियो द्वारा प्रकाशित स्ट्रॉबेरी समाचार पत्र से हुई थी, लेकिन अब वोटिंग ऑनलाइन भी होती है। 1 यहां सूचीबद्ध अपने मूल पात्रों के अलावा सैनरियो के पास मिस्टर मेन पात्रों के अधिकार और पीनट्स पात्रों के जापानी लाइसेंसिंग अधिकार भी है। यहां सूचीबद्ध पात्रों को उस वर्ष के साथ दिखाया गया है जिसमें वे पहली बार प्रदर्शित हुए थे। 1970 के दशक। कोरो-चान 1973। कोरो-चान, कोरोचन पहला मूल सैनरियो चरित्र है। 10/11 1973 में पेश किया गया, उसे एक सौम्य और शांत भालू के रूप में चित्रित किया गया है। 12/13 युको शिमिजू द्वारा डिजाइन किया गया, जो हेलो किट्टी का मूल डिजाइनर भी है। 10 सैनरियो की बैकस्टोरी के अनुसार कोरो-चान हेलो किट्टी के भालू दोस्त थॉमस का चचेरा भाई है। 14/15 उसका नाम उसके गालों पर लगे क्रोकेट से आता है, जिसे वह भूख लगने पर खा सकता है। 12/16 10 आधिकारिक प्रोफाइल के अनुसार वह इंग्लैंड के विंडरमेयर में रहता है और उसका जन्मदिन 8 नवंबर है। हेलो किट्टी 1974। मुख्य लेख: हेलो किट्टी। युको शिमिजू ने 1974 में हेलो किट्टी का मूल डिजाइन बनाया था। हेलो किट्टी, हारो किटी, सैनरियो के सबसे प्रसिद्ध पात्रों में से एक है। उसे लाल धनुष और बिना मुंह वाली एक सफेद बिल्ली के रूप में दर्शाया गया है। 17 हेलो किट्टी का मूल डिजाइन
1974 में यूको शिमिजू द्वारा बनाया गया था। 5 हालांकि 1980 के बाद से हेलो किटी के अधिकांश इतिहास के लिए नए डिजाइन थीम बनाने के प्रभारी प्रमुख डिजाइनर यूको यामागुची रहे हैं। 6. 18. 5 पहला हेलो किटी आइटम, एक विनाइल सिक्का पर्स, 1975 में पेश किया गया था। 19. 20. आधिकारिक चरित्र प्रोफाइल सूची में हेलो किटी का पूरा नाम किटी होवाइटो है, जिसका जन्म 1 नवंबर को लंदन, इंग्लैंड के उपनगरीय इलाके में हुआ था। उसकी ऊंचाई 5 सेब और वजन 3 सेब के बराबर बताया गया है। उसे एक चतुर और दयालु लड़की के रूप में दर्शाया गया है जो कुकीज बनाने में माहिर है और पियानो बजाना पसंद करती है। 2. 21. 17. हेलो किटी को एक बड़े परिवार के साथ दिखाया गया है, जिसमें उसकी जुड़वां बहन मिम्मी, जो पीले रंग का धनुष पहनती है, उसके पिता जॉर्ज और मां मैरी शामिल है। 21. 17. मूल रूप से हेलो किटी का विपणन केवल किशोरावस्था से पहले की लड़कियों के लिए किया जाता था, लेकिन 1990 के दशक की शुरुआत में ब्रांड को किशोर और वयस्क उपभोक्ताओं के बीच भी व्यावसायिक सफलता मिली। 22. 1990 के दशक के बाद ब्रांड जापान में गिरावट में चला गया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ता रहा। 6. 2010 तक इस किरदार की कीमत $5 बिलियन प्रति वर्ष थी और द न्यूयॉर्क टाइम्स ने उसे वैश्विक विपणन घटना कहा था। 6. 2014 तक, जब हेलो किटी 40 साल की थी, उसकी कीमत लगभग $8 बिलियन प्रति वर्ष थी। 23. यूनिसेफ ने हेलो किटी को बच्चों का राजदूत और जापानी सरकार ने उसे पर्यटन का राजदूत नियुक्त किया है। 22. हेलो किटी मीडिया फ्रेंचाइजी का विस्तार कई एनिमेटेड सीरीज, वीडियो गेम और अन्य मीडिया प्रस्तुतियों को शामिल करने के लिए हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में इस किरदार को कई उत्पादों में दिखाया गया है और 2008 तक 50,000 से ज्यादा विभिन्न हेलो किटी ब्रांडेड उत्पाद उपलब्ध थे। 22. कोर हेलो किटी पात्रों के अलावा कई स्पिन ऑफ पात्र बनाए गए हैं। 1999 में हेलो किटी के प्रेमी डियर डैनियल, चार्मी किट्टी, हेलो किटी की पालतू बिल्ली और शुगर, उसका पालतू हमस्टर, दोनों 2004 में, और उसका सुपरहीरो अल्टर ईगो इचिगोमन 2011 में। 18. 24. पैटी और जिमी, 1974। पैटी और जिमी, पतिप जीम, 2 मानव पात्र हैं जो मूल रूप से 1974 में जारी किए गए थे। 25. 26. पैटी एक लड़की है जिसके बाल चोटी वाले हैं और वह लाल चौगा पहनती है, और जिमी एक लड़का है जिसके छोटे अनियंत्रित बाल हैं जो नीले चौगा पहनता है। 25. उनकी बैकस्टोरी के अनुसार वे सबसे अच्छे दोस्त हैं जो यूएसए के कैंसस सिटी में एक दूसरे के बगल में रहते हैं। 25. 26. पैटी एक टॉमबॉय है जिसे खेल पसंद है, जैसे टेनिस और बेसबॉल, लेकिन पढ़ाई करना नापसंद है, जबकि जिमी एक अध्ययनशील किताबी कीड़ा है जो शतरंज में बहुत अच्छा है लेकिन अनाड़ी है और खेलों में बहुत अच्छा नहीं है। 27. 25. 26. उन्हें स्कूल में, सोफे पर या बाहर पार्क की बेंच पर रोजमर्रा की सेटिंग में दिखाया गया है। 27. पैटी और जिमी को हिरोको सुजुकी हिरोको द्वारा डिजाइन किया गया था, जिन्हें बाद में रोको माएदा के रूप में जाना जाता था। 28. 29. जिन्होंने बाद में सैनरियो को छोड़ दिया और एक स्वतंत्र डिजाइनर और चित्र पुस्तक लेखक बन गए। 28. चरित्र सेटिंग संयुक्त राज्य अमेरिका के कैंसस सिटी की यात्रा पर आधारित थी जहां सैनरियो की एक संबद्ध कंपनी थी। 30. 28. डिजाइन अमेरिकी टीवी शो और लेखक जॉन वॉल्श इंग्लैंड और रिचर्ड स्कारी से भी प्रेरित थे। 28. पैटी बनने वाला चरित्र एक नोटबुक डूडल के रूप में शुरू हुआ जहां उसे पीछे से देखा गया था और फिर प्यार है नारे का उपयोग करके डिजाइनों की एक श्रृंखला में अनाम का उपयोग किया गया। 30. 28. जब लड़के का चरित्र जोड़ा गया तो उसे मूल रूप से जिम के रूप में जाना जाता था, इससे पहले कि दोनों का नाम पैटी और जिमी के रूप में अंतिम रूप दिया गया। 30. 28. अमेरिकी स्कूली जीवन से प्रेरित पात्रों वाले उत्पाद,
जैसे किताबों के स्ट्रैप, लंच बॉक्स और रिंग बाइंडर लोकप्रिय हो गए। 28 1970 के दशक में इन पात्रों पर आधारित चित्र पुस्तकें और एक संगीत ईपी भी जारी किया गया। 31 32 33 1970 के दशक में पैटी एंड जिमी की लोकप्रियता हेलो किट्टी के बराबर थी। 34 लेकिन 1980 के दशक में उनकी लोकप्रियता कम हो गई। तब से सैनरियो ने रेट्रो संग्रह के हिस्से के रूप में पैटी एंड जिमी वाले उत्पाद जारी किए हैं। 35 36 लिटिल ट्विन स्टार्स 1975 लिटिल ट्विन स्टार्स जा रिटोरू त्सुइन सुताजू को जापान में किकिलाला किकिरारा के नाम से भी जाना जाता है। 37 देवदूत जैसे पात्रों की एक जोड़ी है। नीले बालों वाला छोटा भाई किकी है और गुलाबी बालों वाली बड़ी बहन लाला रारा है। 38 मूल रूप से योको मात्सुमोतो द्वारा डिजाइन किया गया, जिन्होंने माई मेलोडी भी डिजाइन किया था। 39 इन्हें शुरुआत में 1975 के क्रिसमस प्रचार के लिए बनाया गया था और उनका जन्मदिन 24 दिसंबर क्रिसमस की पूर्व संध्या है। 40 41 42 क्रिसमस और सर्दियों की थीम से प्रेरणा लेते हुए शुरुआती रेखाचित्रों में पात्रों को गर्म कोट और सर्दियों के स्कार्फ पहने हुए दिखाया गया था, इससे पहले कि मात्सुमोतो ने सितारों को मूल भाव के रूप में चुना। 40 43 क्योंकि वे आकाश से आए थे, उसने उन्हें सफेद परी शैली के कपड़े दिए। 40 अपने पहले प्रकाशन में पात्रों का नाम नहीं था और उनके नाम स्ट्रॉबेरी समाचार पत्र में एक सर्वेक्षण से उत्पन्न हुए थे, जहां पाठक अपने सुझाव भेज सकते थे। शुरुआती लिटिल ट्विन स्टार्स ब्रांडेड उत्पाद उस युग के अन्य समान सैनरियो पात्रों के समान युवा लड़कियों के लिए स्टेशनरी और सहायक उपकरण जैसी वस्तुएं थीं। के दशक के उत्तरार्ध में सैनरियो ने किकी और लाला के साथ चित्र पुस्तकें भी प्रकाशित करना शुरू किया, जिन्हें मात्सुमोतो और अन्य ने चित्रित किया। 49 50 51 52 लिटिल ट्विन स्टार्स की स्थापना के बाद से समय के रुझानों के बाद नए डिजाइन लगातार बनाए गए हैं। 47 53 54 मूल 70 के दशक के डिजाइनों में किकी के बाल भूरे और लाला के पीले थे। 80 के दशक में डिजाइन अधिक पेस्टल रंग के हो गए। 90 के दशक में उनके चेहरों का आधुनिकीकरण किया गया और डिजाइनों को 3D CGI में प्रस्तुत किया गया और 2000 के दशक में 70 और 80 के दशक की शैलियों में रेट्रो वापसी हुई। 2015 में ईवा एयर ने इन किरदारों को समर्पित एक विशेष बोइंग 777-300 एयर शाइनिंग स्टार्स नामक विमान पेश किया। इस विमान का इस्तेमाल मुख्यतः ताइपे से ह्यूस्टन और सिंगापुर के मार्गों पर किया जाता है। 55 लिटिल ट्विन स्टार्स को पहले अन्य सैनरियो पात्रों के साथ वीडियो गेम में शामिल किया गया था, लेकिन 2018 में उन्हें विशेष रूप से प्रदर्शित करने वाला पहला मोबाइल गेम ऐप iOS और एंड्रॉयड के लिए जारी किया गया था। किकी एंड लाला की ट्विंकल पजल शीर्षक वाला यह एक टाइल मिलान पहेली गेम है और इसे इमेजिनर द्वारा विकसित किया गया था। इसमें पात्रों की मूल कहानी के साथ 70 के दशक की एक चित्र पुस्तक के चित्र शामिल है। माई मेलोडी जा माई मेलोडी एक सफेद खरगोश का किरदार है। उसे हमेशा एक चमकदार लाल या गुलाबी हुड पहने दिखाया जाता है जो उसके कानों को ढकता है। आधिकारिक चरित्र प्रोफाइल के अनुसार उसका जन्मदिन 18 जनवरी है और वह मैरीलैंड के जंगल में माई स्वीट पियानो, एक भेड़ और फ्लैट, एक चूहा जैसे दोस्तों के साथ रहती है। 56 जब माई मेलोडी ने अपनी शुरुआत की तो उसे लिटिल रेड राइडिंग हुड के रूप में चित्रित किया गया था। माई मेलोडी बच्चों के खिलौनों और सामान, गहनों से लेकर घरेलू सामान तक पर दिखाई देती है। माई मेलोडी पहली बार 1975 में रिलीज हुई थी और उससे जुड़ी पहली चीज उसी साल के अंत में रिलीज हुई थी। शुरुआत में इसे मुख्य रूप से युवा लड़कियों के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन हेलो किट्टी की तरह इसकी लोकप्रियता सभी उम्र की महिलाओं और पुरुषों के बीच, खासकर एशिया में, बढ़ी है। 1980 के दशक के अंत में माई मेलोडी की लोकप्रियता कम हो गई और केवल स्टेशनरी
और कैंडी ही बनाई जाने लगीं। 1996 में स्ट्रॉबेरी न्यूज़पेपर सैनरियो द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका में प्रकाशित एक पाठक सर्वेक्षण के अनुसार माई मेलोडी सैनरियो के कुछ सबसे लोकप्रिय पात्रों में से एक बन गया और परिणामस्वरूप लोकप्रिय मांग के कारण फरवरी 1997 से मूल लाल हुड वाली मानक वस्तुएं फिर से दिखाई देने लगीं। गुलाबी हुड वाली वस्तुएं 1999 में फिर से जारी की गईं। 2000 तक कई रंगों के हुड वाली वस्तुएं भी जारी की गईं। 3 अप्रैल 2005 को माई मेलोडी और उसके दोस्तों पर आधारित और स्टूडियो कॉमेट द्वारा निर्मित एक एनीमे श्रृंखला टीवी ओसाका और टीवी टोक्यो टेलीविजन स्टेशनों पर प्रसारित होनी शुरू हुई, जिसे वनगाई माई मेलोडी कहा जाता है, जो 2005 से 2008 तक प्रसारित हुई। इस एनीमे ने निंटेंडो डीएस के लिए वनगाई माई नामक एक वीडियो गेम भी तैयार किया। मेलोडी युम नो कुनी नो डाइबोकेन गेम काफी हद तक निंटेंडो डीएस कंसोल की एक सुविधा पर निर्भर करता है, जिसके लिए खिलाड़ी को यूनिट के माइक्रोफोन में हवा फूंकने की आवश्यकता होती है। खिलाड़ी कूदकर और चारों ओर तैरने और दुश्मनों से बचने के लिए अपनी छतरी का उपयोग करके समयबद्ध स्तरों के माध्यम से माई मेलोडी का मार्गदर्शन करता है। इस गेम में अनलॉक करने योग्य सामग्री भी शामिल है, जैसे संगीत, चित्र और मिनी गेम। मेरी मेलोडी सैनरियो डिजिटल और ड्रीम कॉर्टेक्स सीरीज द एडवेंचर्स ऑफ हेलो किटी एंड फ्रेंड्स में भी दिखाई देती है। हालांकि वह वहां मूक है और उसकी प्रतिद्वंद्वी कुरोमी दिखाई नहीं देती। 2007 में निंटेंडो डीएस के लिए एक दूसरा गेम जारी किया गया, जिसका शीर्षक था माई मेलोडी एंजेल बुक डेंशिटेको एंड एंजॉय गेम। गेम का प्राथमिक कार्य एक डे प्लानर के रूप में है, जो युवा लड़कियों के लिए नियुक्तियों, कक्षा शेड्यूल और मिनी डायरी प्रविष्टियों पर नजर रखने के लिए डिजाइन किया गया है। 1 मार्च 2008 को मैटल ने माई मेलोडी नाम से एक बार्बी डॉल लॉन्च की। माई मेलोडी बार्बी डॉल में माई मेलोडी किरदार से प्रेरित एक बार्बी डॉल थी, जिसमें किरदार का चेहरा गुड़िया के फैशन और एक्सेसरीज के विभिन्न हिस्सों में शामिल था। किरदार के खरगोश जैसे कानों के प्रति सम्मान में गुड़िया के बालों को चोटी की तरह स्टाइल किया गया है। 26 मार्च 2008 को टियरब्रिज रिकॉर्ड्स द्वारा आई लव 30 माई मेलोडी नामक एक जापानी संगीत संकलन एल्बम रिलीज किया गया, जिसमें माई मेलोडी ने ग्रूविजन्स द्वारा विभिन्न कलाकृति शैलियों में चित्रित मूल लाल हुड पहना था। री सकुमा 1989 से जापान में माई मेलोडी की नियमित आवाज रही है। माई मेलोडी को भी पुल्लिप गुड़िया में बदल दिया गया है, जिसके 2 संस्करण हैं। मूल रूप से इसे 2008 में जारी किया गया था और नवीनतम संस्करण 2016 में जारी किया गया था। 2014 में सैनरियो ने इस किरदार की 40वीं वर्षगांठ का जश्न एक खास तरह की मर्चेंडाइज श्रृंखला बनाकर मनाया, जिसमें उसे एक अलग हुड दिया गया है, जिसमें उसके कान नीचे की ओर है और वह या तो एक बोनट या फूलों की पिन पहने हुए है और कभी-कभी पलकों के साथ दिखाई देती है। सैनरियो पुरोलैंड ने इस किरदार की 40वीं वर्षगांठ का सम्मान माई मेलोडी ड्राइव नामक एक इंडोर राइड बनाकर किया, जहां मैरीलैंड घूमने आए पर्यटकों का सामना माई मेलोडी और उसकी सहेलियों से होता है, जिनमें कुरोमी भी शामिल है, जो उसका दिन खराब करने की कोशिश करती है। माई मेलोडी को अन्य गैर सैनरियो श्रृंखलाओं के साथ सहयोगात्मक वस्तुओं में भी देखा गया है, जैसे कि 2017 में सेलर मून के साथ। 2019 में माई मेलोडी टोक्यो एफएम पर माई मेलोथेरेपी नामक एक शो के साथ एक रेडियो डीजे बन गई, जहां वह श्रोताओं के सवालों के जवाब देती है और सलाह देती है। 58 शो से सलाह वाली एक किताब 2022 में जारी की गई थी। 60 2020 की वेब सीरीज हेलो किटी एंड फ्रेंड्स सुपर क्यूट एडवेंचर्स में माई मेलोडी मुख्य पात्रों में से एक है, जहां उसे मिशेल मैरी ने आवाज दी है। 61 2010 में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि लोकप्रियता के मामले में माई मेलोडी मध्यम रूप से सफल थी, लेकिन हेलो किटी की वैश्विक लोकप्रियता तक पहुंचने के कोई संकेत नहीं दिखा रही थी। 6
माई मेलोडी 2010 और 2011 में सैनरियो कैरेक्टर रैंकिंग में नंबर 1 थी। 62, 2019 में वह हेलो किट्टी के बाद सैनरियो का दूसरा सबसे लाभदायक चरित्र था। 63, 2025 में उसे पश्चिमी बाजारों के लिए मेली मेली कैचफ्रेज दिया गया, जिसकी शुरुआत चरित्र की 50वीं वर्षगांठ मनाने वाले एक वीडियो से हुई। 64, और माई मेलोडी बर्थडे सॉन्ग नामक एक संगीत वीडियो भी जारी किया गया। 65, 1989 से माई मेलोडी को जापान में री सकुमा द्वारा नियमित रूप से आवाज दी जाती रही है, जिसकी शुरुआत 1989 की एनीमे शॉर्ट माई मेलोडी नो अकाजुकिन से हुई। पश्चिमी बाजार में हेलो किट्टी एंड फ्रेंड्स सुपर क्यूट एडवेंचर्स वेब सीरीज से मिशेल मैरी इस किरदार की आधिकारिक आवाज बन गईं। स्टॉप मोशन एनीमे सीरीज माई मेलोडी एंड कुरोमी, जिसमें वह और उसकी प्रतिद्वंद्वी कुरोमी दोनों शामिल है, 24 जुलाई 2025 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। 66, माई मेलोडी के स्पिन ऑफ पात्रों में माई स्वीट पियानो, जो कि उसकी सबसे करीबी साथी है, कुरोमी, जो कि उसकी प्रतिद्वंद्वी मित्र है, और लिटिल फॉरेस्ट फेलो, जो कि उसका चचेरा भाई है, शामिल है। स्ट्रॉबेरी किंग 1975। स्ट्रॉबेरी किंग जा इचिगो नो ओसामा एक मानव सदृश चरित्र है जिसके सिर पर एक बड़ा लाल स्ट्रॉबेरी है। 67, उन्हें सैनरियो के संस्थापक शिंतारो त्सुजी के एक परिवर्तनहंकार के रूप में बनाया गया था और उनका जन्मदिन भी उन्हीं के समान 7 दिसंबर को है। 10, आधिकारिक चरित्र बायोस उन्हें सुंदर और शांतिपूर्ण स्ट्रॉबेरी किंगडम के राजा के रूप में वर्णित करते हैं, जो अपने दिन सभी को शांति और दोस्ती का संदेश देने में बिताते हैं। 68, स्ट्रॉबेरी किंग शायद ही कभी व्यापारिक वस्तुओं पर दिखाई देते हैं। 69, लेकिन हर महीने स्ट्रॉबेरी किंग का एक संदेश संपादकीय के समान सैनरियो के स्ट्रॉबेरी समाचार पत्र में प्रकाशित होता है। 70, इनमें से कुछ संदेशों के संग्रह वाली एक पुस्तक 2007 में प्रकाशित हुई थी। 71, 72, केरोपी 1988, केरो केरो केरोपी जा को केरोपी हसुनॉय केरोपी के नाम से भी जाना जाता है, बड़ी आंखों और वियाकार के मुंह वाला एक मेंढक चरित्र है। 123, 124, 125, केरो का अर्थ है मेंढक की टर्र और हसुनॉय का अर्थ है लिली पैड पर। 126, केरोपी को एक बड़े परिवार और कई दोस्तों के साथ चित्रित किया गया है जो मेंढक है। वह डेन एक घोंघा और तेरू बोजू तेरू के भी मित्र है। 127, 128, 129 मूल रूप से बरसात के मौसम के प्रचार के हिस्से के रूप में बनाए गए पहले केरोपी आइटम 1988 में जारी किए गए थे। 130, 131 जापान में डिजाइनों में आमतौर पर मेंढक के लिए जापानी शब्द काएरू पर शब्दक्रिया शामिल होती है, जिसके कई समानार्थी शब्द है। 132 ब्रिटिश अखबार द इंडिपेंडेंट के अनुसार 1990 के दशक की शुरुआत में केरोपी की लोकप्रियता हेलो किट्टी के करीब थी, विशेष रूप से यूके में, लेकिन फिर कम हो गई। 22, 1990 में केरोपी सैनरियो कैरेक्टर रैंकिंग में नंबर 1 था। 112 केरोपी वीडियो गेम में दिखाई दिए हैं, जिनमें केरो केरोपी नो बॉकेन निक्की, केरो केरोपी नो दाइबुकेन और सैनरियो वर्ल्ड स्मैश बॉल शामिल है। 2019 और 2021 में केरोपी से प्रेरित डिजाइन वाले एक चरित्र और वस्तुओं को सैनरियो एनिमल क्रॉसिंग अमीबो कार्ड श्रृंखला में चित्रित किया गया था, साथ ही एनिमल क्रॉसिंग पॉकेट कैंप में एक सैनरियो थीम वाले कार्यक्रम में भी। 133, 134, 135 वह कई एनिमेटेड सीरीज में भी दिखाई दिए हैं। जापानी में केरोपी को योशिको मात्सुओ ने आवाज दी थी। अंग्रेजी में उन्हें केरोपी एंड फ्रेंड्स में जिल फ्रैपियर, हेलो किट्टी के एनिमेशन थिएटर में कीरा विंसेंट रेविस, द एडवेंचर्स ऑफ हेलो किट्टी एंड फ्रेंड्स में सारा हॉसर और हेलो किट्टी एंड फ्रेंड्स सुपर क्यूट एडवेंचर्स में जॉर्जी किडर ने आवाज दी थी। पोचा को 1989, पोच को जा पोचक को
को काले लटके हुए कानों के साथ एक सफेद कुत्ते के रूप में खींचा गया है, लेकिन कोई मुंह दिखाई नहीं दे रहा है। 136 पोचको के नाम का अर्थ है पोचा पोचा, गोलमटोल। आधिकारिक चरित्र प्रोफाइल के अनुसार उनका जन्म एक लीप वर्ष में 29 फरवरी को फुवाफुवा टाउन में हुआ था। 136 उन्हें अक्सर एथलेटिक पोशाक पहने एक स्पोर्टी और चंचल व्यक्तित्व के साथ चित्रित किया जाता है। 137 138 उन्हें मिनोरू ओनो द्वारा डिजाइन किया गया था, जिन्होंने गोरो पिकाडॉन और पिके बिक सहित कई अन्य सैनरियो पात्रों को भी डिजाइन किया था। 100 जब पोचको पहली बार जारी किया गया था तो उसे कपड़े पहने हुए नहीं दिखाया गया था और उसका व्यवहार कुत्ते जैसा था। 139 पोचाको के पक्षी मित्रों पीचन्स पियो, पिको और पीबू का नाम सैनरियो के स्ट्रॉबेरी समाचार पत्र के पाठकों से नाम मांगकर रखा गया था। 140 141 142 पोचाको 1991 से 1995 तक सैनरियो कैरेक्टर रैंकिंग में नंबर 1 था। 143 115 112 2024 में 35वीं वर्षगांठ के लिए टोक्यो और ओसाका में अस्थायी पोचाको थीम वाले कैफे खोले गए थे। 2005 में होलो किट्टी और सिनामोरोल के बाद चोकोकैट तीसरा सबसे सफल सैनरियो चरित्र था। 175 पोमपोमपुरिन 1996 पोमपोमपुरिन यहां पुनर्निर्देशित होता है। दोषी साइबर अपराधी के लिए ब्रीच फोरम्स इतिहास देखें। सिंगापुर में एक पोमपोमपुरिन कैफे 2017 पोमपोमपुरिन जा पोमपोमपुरिन एक गोल्डन रिट्रीवर कुत्ते का चरित्र है जो भूरे रंग की बेरी पहने हुए फ्लान जैसा दिखता है, जिसे पहली बार 1996 में पेश किया गया था। आधिकारिक चरित्र प्रोफाइल के अनुसार पुरिन का जन्म 16 अप्रैल को हुआ था और उसके दोस्तों में मफिन नामक एक हमस्टर, स्कोन नाम का एक चूहा, बैगेल नाम की एक गिलहरी और कस्टर्ड नाम का एक पक्षी शामिल है। 176 177 178 सैनरियो ने 2001 में पोमपोमपुरिन के साथ 2 ओवीए का उत्पादन किया, पोमुपोमुपुरिन नो उसागी टू केम और पोमुपोमुपुरिन नो किताकाजे टू तायो। 179 180 2016 और 2017 में निंटेंडो 3DS के लिए 2 पोमपोमपुरिन वीडियो गेम जारी किए गए। 181 182 2014 में टोक्यो के हाराजुकु में एक पोमपोमपुरिन कैफे खोला गया था। 183 इसके बाद अन्य स्थानों पर कई पोमपोमपुरिन कैफे खोले गए। 184 185 186 पोमपोमपुरिन को 1997 2015 187 2016 188 और 2025 में सैनरियो कैरेक्टर रैंकिंग में सबसे लोकप्रिय चुना गया था। कोरो कोरो कुरिरिन 1998 कोरो कोरो कुरिरिन जा कोरो कोरो कुरिरिन एक सुनहरा हमस्टर पात्र है जिसे एक फूल को टोपी की तरह पहने हुए चित्रित किया गया है। 189 190 उसे सकुरा नामक एक मादा हमस्टर के साथ 7 हमस्टर बच्चों के साथ चित्रित किया गया है। 189 अपने परिवार के अलावा कुरिरिन को कई दोस्तों के साथ दर्शाया गया है। कुल मिलाकर 86 अलग-अलग हमस्टर पात्र है। 190 यह पात्र उस समय बनाया गया था जब हमस्टर जापान में पालतू जानवरों के रूप में लोकप्रिय थे। 191 192 मूल डिजाइन कोजी इतो कोजी द्वारा बनाए गए थे और चरित्र को 1998 में पेश किया गया था। 193 192 कुरिरिन सकुरा और उनके बच्चों को वास्तविक जीवन के हैमस्टर के आधार पर बनाया गया था जिन्हें सैनरियो के कार्यालय में रखा गया था। 191 192 कुरिरिन का काल्पनिक जन्मदिन 4 फरवरी उस तारीख पर आधारित था जब हैमस्टर को कार्यालय में लाया गया था। 192 वास्तविक जीवन के हैमस्टर संतानों के लिए नए मालिकों को सैनरियो के स्ट्रॉबेरी समाचार पत्र के पाठकों के बीच से आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने काल्पनिक हैमस्टर बच्चों के लिए
इस्तेमाल किए गए कुछ नामों को भी गरा था। 191, 192, कुरीरिन डायरी, कुरीरिन निक्की नामक एक मंगा स्ट्रॉबेरी समाचार पत्र में और जापानी और अंग्रेजी दोनों में ऑनलाइन प्रकाशित किया गया था। 191, 192, 194 मंगा, 192, प्रिय डैनियल, 1999। यह भी देखे, होलो किट्टी, प्रिय डैनियल, जा, डायडेनियरू, पूरा नाम डैनियल स्टार, दानियरू सुत, एक बिल्ली का पात्र है जिसे होलो किट्टी के प्रेमी के रूप में दर्शाया गया है। उसके चरित्र विवरण में उसका जन्म 3 मई को लंदन में हुआ बताया गया है। वह होलो किट्टी का बचपन का दोस्त था, लेकिन अपने माता पिता के साथ यात्रा करता था और लंबे समय तक उससे दूर रहा। उसे एक फैशनेबल और संवेदनशील व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है जो नृत्य और पियानो बजाने में कुशल है, फोटोग्राफी में रुचि रखता है और प्रसिद्ध होने का सपना देखता है। 195, 196, 1999 में युको यामागुची द्वारा डिजाइन किया गया, जो 1980 से होलो किट्टी के प्रमुख डिजाइनर रहे हैं। 197, यामागुची को 1990 के दशक के अंत में होलो किट्टी के लिए एक प्रेमी बनाने की प्रेरणा मिली, जब जापानी गायक नामी अमुरो ने सार्वजनिक रूप से एक प्रेमी होने की बात की, जिसे उस समय विवादास्पद माना गया था। 198, 199 चरित्र का नाम 1971 की ब्रिटिश फिल्म मेलोडी से प्रेरित था, जहां रोमांटिक लीड को डैनियल कहा जाता है। बड़ी चुनौतियां 1978, बिग चैलेंजेस, बिग्गू चारेंजी एक हरा मगरमच्छ है, जिसे सैनरियो ने एक अनोखा मगरमच्छकुन के रूप में वर्णित किया है, जो एक मासूम चेहरा बनाता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि वह हंस रहा है, ऐ ना। 73, 2018 में यह चरित्र है यू हर्ड अबाउट दिस बॉय फैंजीन में प्रदर्शित होने के बाद अंग्रेजी भाषा के ट्विटर के ध्यान में आया। 74, बिग चैलेंजेस 2023 के वीडियो गेम होलो किट्टी आइलैंड एडवेंचर में दिखाई देता है। 75 खेल के बारे में लिखते हुए ओरिकॉन न्यूज ने बिग चैलेंजेस को एक दुर्लभ और शायद ही कभी सुने जाने वाले चरित्र के रूप में वर्णित किया। 75 हाइपरएलर्जिक पत्रिका ने अनुमान लगाया कि फैशन ब्रांड लैकोस्टे के लोगों से मिलते जुलते होने के कारण इस चरित्र की मार्केटिंग पहुंच सीमित हो सकती है। बटन नोज 1978, यह भी देखे, बटन नोज, सैनरियो का स्ट्रॉबेरी हाउस स्टोर बटन नोज के काल्पनिक घर पर आधारित था। बटन नोज, जा, बोटन एनजेड्यू एक मानव चरित्र है। 76, वह सैनरियो द्वारा निर्मित पहली एनीमे टेलीविजन श्रृंखला बटन नोज की नायिका है। 77, 78 बटन नोज को एक प्यारी और जिंदादिल लड़की के रूप में चित्रित किया गया है जो स्ट्रॉबेरी जैम बनाती है और कुकीज पसंद करती है। 79, सैनरियो के प्रोफाइल में कहा गया है कि उसका जन्मदिन 5 जनवरी है और उसका असली नाम ट्रिश है, लेकिन उसे बटन नोज कहा जाता है क्योंकि उसकी नाक छोटी और गोल है। 79, 80 बटन नोज का मूल डिजाइन मासायो हिरोसे द्वारा बनाया गया था और चरित्र को 1978 में पेश किया गया था। 1990 के दशक, पेक्कल 1990, पेक्कल, अहिरू नो पेक्कल 1990 में सैनरियो द्वारा रचित एक काल्पनिक पात्र है। 145, यह पात्र एक छोटा सफेद बत्तख है जो आमतौर पर नीले रंग की टी-शर्ट पहनता है जिस पर पी अक्षर बना होता है। सैनरियो पेक्कल को अच्छे स्वभाव वाला और दयालु के साथ साथ एक गायक और नर्तक के रूप में भी चित्रित करते हैं। 146, पेक्कल का जन्मदिन 27 जुलाई को है। 1990 के दशक की शुरुआत में पेक्कल 4 ओवीए में दिखाई दिए। 145, स्पॉटी डॉटी 1990, स्पॉटी डॉटी, सुपोटी डॉटी एक डाल्मेशियन कुत्ता चरित्र है। आधिकारिक प्रोफाइल के अनुसार उसका जन्म 21 मार्च को हुआ था। वह न्यूयॉर्क शहर में रहती है, फैशन पसंद करती है और सैसी नाम की एक बिल्ली की दोस्त है। 147, 148, 149, 150,
2010 में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने स्पॉटी डॉटी और उसके चरित्र पांडप्पल को लोकप्रियता के मामले में सैनरियो कॉर्पोरेशन के लिए फ्लॉप बताया था। 6. मोनकिची 1991। मोंकिची जा ओसारू नो मोंकिची एक घुंघराले पूंछ और प्रमुख गोल आंखों वाला बंदर चरित्र है। आधिकारिक चरित्र प्रोफाइल के अनुसार उसका जन्मदिन 13 जनवरी है और उसका पूरा नाम ओयामा नो मोंकिची है, जिसका अनुवाद पहाड़ों का मोंकिची होता है। 151 उसे एक खुशमिजाज चरित्र के रूप में चित्रित किया गया है जिसे चुटकुले और कविताएं पसंद है और जो एक हास्य अभिनेता या कवि बनना चाहता है। 152 153 ओसारू नो मोनकिची नो किन नो ओनो जिन नो ओनो नामक एक एनिमेटेड ओवीए 2001 में जारी किया गया था। 154 155 पटापाटा पेप्पी 1992। पटापाटा पेप्पी पटपट पेप एक सींग वाले उल्लू का पात्र है जिसे रेखाचित्र के रूप में चित्रित किया गया है। 156 उसे मत्सुब्याशी अत्सुशी ने डिजाइन किया था, जिन्होंने बाद में सैनरियो छोड़ दिया और अपना स्टूडियो शुरू किया। 157 158 आधिकारिक चरित्र प्रोफाइल के अनुसार उसका जन्मदिन 26 अगस्त है और उसका जन्म उत्तरी जंगलों में हुआ था। उसे अक्सर मुंह में चेरी लिए हुए दिखाया जाता है क्योंकि यह उसका पसंदीदा भोजन है। 156 159 बैड बैड्ज मारू 1993 यूनी एयर का एक विमान जिसे बैड्ज मारू आकृति में चित्रित किया गया है। 2016 बैड बैड्ज मारू जा बड़ो बत्सु मरू नुकीले बालों के साथ बनाया गया एक नर पेंगुइन चरित्र है। 160 हिसाटो इनोए जा द्वारा डिजाइन किया गया, जिन्होंने हैंग्योडोन को भी डिजाइन किया था। 117 जापानी में बैड्ज बत्सु एक्स के लिए एक शब्द है। क्रॉस गलत उत्तर को दर्शाता है। मारू का अर्थ है वृत्त या ओ और यह सही उत्तर को दर्शाता है। इस प्रकार उनके नाम का लाक्षणिक अर्थ है गलत सी और इसे अक्सर 100 द्वारा दर्शाया जाता है। बैड्जमारू को कई अलग अलग चेहरे के भाव और मुद्राओं के साथ दर्शाया गया है, लेकिन एक सामान्य अभिव्यक्ति एक निचली पलक को नीचे खींचने और अपनी जीभ को बाहर निकालने की है। आधिकारिक प्रोफाइल के अनुसार बैड्जमारू का जन्मदिन 1 अप्रैल फूल डे है। 160 उन्हें दोस्तों और परिवार से घिरा हुआ दिखाया गया है, जैसे कि हानामारू एक दोस्ताना सफेद सील, पांडाबा एक मादा पांडा जो लाल बिकनी स्कर्ट पहनती है, और पोची एक बच्चा मगरमच्छ जिसे बैड्जमारू एक पालतू कुत्ते की तरह मानते हैं। 161 162 163 1993 में सैनरियो में रिलीज होने के बाद से बैड्जमारू ने कई उत्पाद श्रृंखलाएं बनाई है। उन्हें एक अंतरिक्ष यात्री, मोटरसाइकिल चालक, डीजे, छद्म राक्षस, बास्केटबॉल खिलाड़ी, मुक्केबाज और कई अन्य रूपों में चित्रित किया गया है। उनके उत्पादों में सामान्य स्टेशनरी सामग्री जैसे पेन, नोटबुक, रबर, पेंसिल केस आदि से लेकर अधिक नवीन वस्तुएं जैसे सीडी प्लेयर, गिटार, लाइसेंस प्लेट फ्रेम आदि शामिल है। 164 अतिरिक्त उद्धरण आवश्यक। बैड्जमारू 1996 में सैनरियो कैरेक्टर रैंकिंग में नंबर 1 था। 165 वह 2006 FIBA बास्केटबॉल विश्व चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर था, जो जापान में आयोजित किया गया था। 166 यूनी एयर और ईवा एयर ने 2016 और 2017 में बैड्जमारू रूपांकनों के साथ चित्रित हवाई जहाज के साथ उड़ान भरना शुरू किया। 167 168 वह 2020 हेलो किटी एंड फ्रेंड्स सुपर क्यूट एडवेंचर्स यूट्यूब वेब श्रृंखला में मुख्य पात्रों में से एक है। पिके बेक 1994 पिके बिक्के एक चूहा पात्र है। आधिकारिक चरित्र प्रोफाइल के अनुसार उसका जन्म चूहे के वर्ष में 1 जनवरी को हुआ था और वह अपने बड़े कान फरफराकर उड़ सकता है। 169 उसे मिनोरू ओनो
ने डिजाइन किया था, जिन्होंने पोचाको को भी डिजाइन किया था। 100 चोको कैट 1996। चोको कैट चोकोक्याटो को एक काली बिल्ली के रूप में चित्रित किया गया है, जिसकी बड़ी बड़ी काली आंखें, 4 मूंछें हैं और अपनी समकक्ष हेलो किट्टी की तरह बिना मुंह के। उसका नाम उसकी चॉकलेटी रंग की नाक से आया है। 170 171 आधिकारिक चरित्र प्रोफाइल के अनुसार चोकोकैट का जन्मदिन 10 मई है और उसकी मूंछें एंटीना जैसी जानकारी ग्रहण करने में सक्षम है, इसलिए वह अक्सर चीजों के बारे में सबसे पहले जान जाता है। 172 चोकोकैट को मूल रूप से नीले कॉलर के साथ चित्रित किया गया था, लेकिन बाद में उसे अलग-अलग रंगों के कॉलर, स्कार्फ और यहां तक कि हवाईयन लेई पहने हुए दिखाया गया है। सैनरियो ने चोकोकैट के ऐसे उत्पाद भी बनाए हैं जिनमें उसे भूरे और गुलाबी जैसे विभिन्न रंगों में चित्रित किया गया है। 173 चोकोकैट 2020 की वेब सीरीज हेलो किट्टी एंड फ्रेंड्स सुपर क्यूट एडवेंचर्स के पात्रों में से एक है, जिसे मिशेल मैरी ने आवाज दी है। सिनामोरोल 2001 मुख्य लेख सिनामोरोल शिनामोरोरू को 2001 में मियुकी ओकुमुरा के चरित्र डिजाइनों के साथ बनाया गया था। 7 मुख्य चरित्र, जिसे सिनामोरोल और शिनामोन नामों से जाना जाता है, को एक गुंघराले पूंछ वाले एक सफेद कुत्ते के रूप में दर्शाया गया है, जो दालचीनी रोल जैसा दिखता है और लंबे कान है जिनसे वह उड़ सकता है। आधिकारिक प्रोफाइल के अनुसार उनका जन्मदिन 6 मार्च है। 201 श्रृंखला के अन्य पात्रों में कैपुचिनो शामिल है, जिसका मुंह कैपुचिनो के कप जैसा दिखता है। शिफॉन, जिसके कान शिफॉन केक की तरह फूले हुए हैं। एस्प्रेसो, मोजार्ट हेयर स्टाइल के साथ। मोका, चॉकलेट ब्राउन फर के साथ। और मिरुकू, एक सफेद बच्चा पिल्ला। 203 सिनामोरोल की विशेषता वाली एक एनीमे फिल्म, जिसे सिनामोन द मूवी कहा जाता है, 2007 में रिलीज हुई थी, और युमी त्सुकिरिनो की एक मंगा श्रृंखला, जिसे फ्लफी सिनामोरोल फुवा शिनामोन कहा जाता है, 2004 और 2008 के बीच प्रकाशित हुई थी। 204 2023 सैनरियो ने सिनामन के लिए एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, जो शिनामोन एनीमे डेमन नामक एक लघु एनीमे स्ट्रीम करता है। 206 जिसका अंग्रेजी संस्करण 11 सितंबर 2023 को सैनरियो के अमेरिकी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया। 207 गेम बॉय एडवांस और निंटेंडो डीएस के लिए सिनामोरोल की विशेषता वाले कई वीडियो गेम जारी किए गए। 208 इसके अलावा सिनामोन सैनरियो की कई अन्य एनिमेटेड श्रृंखलाओं और वीडियो गेम में सहायक चरित्र के रूप में दिखाई दिया है। सिनामोरोल का विस्तार 2 पार्श्व श्रृंखलाओं में हुआ, 2005 में शिनामोएंजेरुसु और 2007 में रूरोरोमानिक्कू। 2005 में हेलो किट्टी के बाद सिनामोरोल दूसरा सबसे सफल सैनरियो कैरेक्टर था। 175 सिनामोरोल को सैनरियो कैरेक्टर रैंकिंग 2017 से 2018 में नंबर 1 चुना गया था, और फिर 2020 से 2024 में भी। 209 210 211 212 उसाहाना 2001 उसाहाना जिसे यूसाहा वने भी कहा जाता है, एक खरगोश का पात्र है जिसके अलग-अलग रंग के कान हैं, एक गुलाबी और एक नीला, और उसके सिर पर एक फूल है। आधिकारिक चरित्र प्रोफाइल के अनुसार उसका जन्मदिन 7 अगस्त है और उसका पूरा नाम हनाचन है। 213 2006 से टॉय एनिमेशन एनीमे उसाहाना ड्रीम बैलेरीना उसाहाना यूमेमिरू बैलेरीना में उसाहाना एक बैलेरीना बनने का सपना देखती है। 214 पांडेयप्पल 2002 पांडापुरु एक पांडा पात्र है जिसे लाल सेब की टोपी और कमीज पहने दिखाया गया है। पांडाप्पल को अक्सर एक कैटरपिलर के साथ दिखाया जाता है। आधिकारिक प्रोफाइल के अनुसार
उसका जन्मदिन 2 जून है। 215, 216, 217, 2010 में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने पांडाप्पल और उसके पात्र स्पॉटी डॉटी को सैनरियो कॉर्पोरेशन के लिए लोकप्रियता के मामले में फ्लॉप बताया था। 6. चार्मी किट्टी, 2004। यह भी देखे, होलो किट्टी। चार्मी किट्टी, चमकीती, एक सफेद फारसी बिल्ली का चरित्र है जिसे होलो किट्टी के पालतू जानवर के रूप में दर्शाया गया है। वह होलो किट्टी से मिलती जुलती है, लेकिन उसमें बिल्ली जैसा व्यवहार और विशेषताएं अधिक है। सैनरियो की प्रोफाइल के अनुसार चार्मी किट्टी होलो किट्टी के पापा की ओर से एक उपहार थी, और चूंकि उसका असली जन्मदिन अज्ञात है, वे उस दिन का जश्न मनाते हैं जिस दिन होलो किट्टी ने उसे प्राप्त किया था, 31 अक्टूबर। 218, उसे विनम्र, आज्ञाकारी और चमकदार चीजों का शौकीन बताया गया है। उसके हार में होलो किट्टी के गहने बॉक्स की चाबी है। 219, 220, चार्मी किट्टी और होलो किट्टी के पालतू हमस्टर शुगर को 2004 में बनाया गया था, जब जापान में पालतू जानवरों की लोकप्रियता बढ़ गई थी। 218, युको यामागुची द्वारा डिजाइन किया गया, जो 1980 से होलो किट्टी के प्रमुख डिजाइनर रहे हैं। 197, उनका नाम आकर्षण शब्द से आया है। शुगर बनीज, 2004। मुख्य लेख, शुगर बनीज, सुगर बुनीज, शुगाबानिजू, जुर्वां खरगोश पात्र शिरोसा, शिरोसा और कुरूसा है, जिन्हें मिठाइयाँ और पेस्ट्री बनाते हुए दर्शाया गया है। आधिकारिक चरित्र प्रोफाइल के अनुसार वे दोनों 26 मई को पैदा हुए थे और बनीजफील्ड की काल्पनिक जादुई दुनिया में रहते हैं। 221, इन्हें काजुमी फुकासावा द्वारा डिजाइन किया गया था। 222, 223, 2007 में सैनरियो ने इस फ्रेंचाइजी पर आधारित एक एनीमे सीरीज बनाई, जिसका प्रसारण 3 अप्रैल 2007 को टीवी टोक्यो और किड्स स्टेशन पर हुआ, और उसी साल बाद में 27 एपिसोड के साथ इसका समापन हुआ। एनीमे की सफलता के बाद इस सीरीज के 2 सीक्वल 2008 में शुगर बनीज चॉकलेट और 2009 में शुगर बनीज फ्लेयर रिलीज हुए, जिनमें से प्रत्येक में 27 एपिसोड थे। फ्रेंचाइजी की सफलता के बाद सैनरियो ने और अधिक खरगोश जुड़वा बनाए, जो प्रत्येक अपने स्वयं के काम में विशेषज्ञ थे। शुगर बनीज के पात्रों को देखें। सिनामो एंजल्स, 2005। यह भी देखे, सिनामोरोल, सिनामो एंजल्स, शिनामो एंजेरुसु, जिन्हें अंग्रेजी में सिनामोन एंजेल्स के नाम से भी जाना जाता है। 224 मुख्य सिनामोरोल सीरीज का एक स्पिन ऑफ है। ये 3 छोटी बच्चियों के पिल्ले हैं, जिनमें मोचा जन्म 20 फरवरी, शिफॉन जन्म 14 जनवरी और अजुकी जन्म 25 सितंबर शामिल है। उनकी काल्पनिक कहानी के अनुसार मोचा ने इस समूह की स्थापना इसलिए की क्योंकि वह एक टीवी आइडल बनना चाहती थी। 225 सिन्नामोंजल्स की अपनी मंगा श्रृंखला है, जिसे पुरिकावा सिन्नामो एंजल्स कहा जाता है। पुरिकावा शिनामो एंजेरुसु, जिसे फ्लफी सिनामोरोल संस्करणों के भाग के रूप में प्रकाशित किया गया था। 226, 227 सैनरियो ने तीनों की विशेषता वाले कई संगीत वीडियो भी जारी किए हैं। 228, 229 कुरोमी, 2005। यह भी देखे, ओनेगाई माई मेलोडी, कुरोमी, पहली बार एनीमे वनगाई। टक्सेडो सैम, 1979। टक्सेडो सैम, ताकिशडोस्मू, एक मोटा नीला पेंगुइन चरित्र है जिसे धनुष्टाई और नाविक टोपी पहने हुए दिखाया गया है। आधिकारिक चरित्र प्रोफाइल के अनुसार उनका जन्म 12 मई को अंटार्कटिका में हुआ था। 84, 85 टक्सिडो सैम पर आधारित पात्रों और वस्तुओं को 2019 से तमागोची मीट्स के सैनरियो संस्करण में और साथ ही 2022 से तमागोची स्मार्ट के लिए सैनरियो विस्तार में शामिल किया गया था। 86, 87, 88, 1982 में 150 से अधिक टक्सिडो सैम आइटम उपलब्ध थे और वह होलो किट्टी,
लिटिल ट्विन स्टार्स और माई मेलोडी के बाद चौथा सबसे लोकप्रिय सैनरियो चरित्र था। 2010 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस चरित्र को लोकप्रियता के मामले में मध्यम रूप से सफल बताया, लेकिन हेलो किट्टी की वैश्विक लोकप्रियता तक पहुंचने के कोई संकेत नहीं दिखाए। 6. 1980 के दशक। माई स्वीट पियानो 1980। यह भी देखे ओनेगाई माई मेलोडी। माई स्वीट पियानो, माई सूतो पियानो, माई मेलोडी का एक स्पिन ऑफ कैरेक्टर है। उसे एक गुलाबी मादा भेड़ के रूप में दर्शाया गया है जो कोमल और लाड़-प्यार में है और माई मेलोडी के साथ बात करना और घूमना पसंद करती है। 90. उसे 1980 में माई मेलोडी के दोस्त के रूप में पेश किया गया था। 91. वह मूल रूप से हित्सुजी-सान के रूप में जानी जाती थी, जिसका मोटे तौर पर अनुवाद मिस शीप होता है। 92. सैनरियो ने अपने मासिक स्ट्रॉबेरी समाचार पत्र के पाठकों से उसके लिए एक नाम सुझाने के लिए कहा और पियानो नाम के चयन की घोषणा 2005 में की गई। 92. पूर्ण नाम माई स्वीट पियानो के तहत चरित्र के साथ पहला एकल माल 2008 में जारी किया गया था। 93. 94. पियानो ने 2005 की एनीमे सीरीज वनगाई माई मेलोडी में एक सहायक किरदार के रूप में शुरुआत की थी, जहां वह केवल बकबक और मिमियाकर ही बोलती थी। इस सीरीज में उसे जुनको ताकेउची ने आवाज दी है। पियानो 2020 की वेब सीरीज हेलो किट्टी एंड फ्रेंड्स सुपर क्यूट एडवेंचर्स में भी दिखाई देती है, जहां वह एक बैकग्राउंड कैरेक्टर के रूप में सीजन 2 में डेब्यू करती है, जहां उसे मिशेल मैरी ने आवाज दी है। 95. गोरो पिकाडोन 1982। गोरो पिकाडोन 1982 में बनाए गए उद्दाम त्रिगुट भाई है। 96. यह नाम गरज और बिजली के लिए जापानी ओनोमेटोपोइया से मिलता जुलता है। उनकी पृष्ठभूमि के अनुसार वे गरज की भूमि से आते हैं, लेकिन वे बारिश से नफरत करते हैं और गरज से डरते हैं। 96. 97. उनका जन्मदिन गरज कैलेंडर के 50वें वर्ष के 14वें महीने का 25वां दिन है। 98. हरे बालों वाले सबसे बड़े भाई डॉन को एक महत्वाकांक्षी चरित्र के रूप में दर्शाया गया है जो नोबेल पुरस्कार जीतने का सपना देखता है। 96. 97. मछले भाई गोरो के बाल नीले हैं और वह एक शरारती है जो बहुत खाता है, जबकि गुलाबी बालों वाला सबसे छोटा भाई पिका लाड़-प्यार में पलाभरा है, लेकिन गरज वाले ड्रम बजाने में अच्छा है। 96. 98. प्रारंभिक चरित्र डिजाइन मिनोरू ओनो द्वारा बनाया गया था, जिन्होंने पोचाको और कई अन्य सैनरियो पात्रों को भी डिजाइन किया था। 99. 100. उन्हें मूल रूप से एक प्रकाश बल्ब के आकार के गुल्लक के लिए माना जाता था, हालांकि सैनरियो एक अलग चरित्र के साथ गया था। 101. लेकिन कुछ समय बाद ओनो का डिजाइन सैनरियो के स्ट्रॉबेरी समाचार पत्र में खारिज किए गए पात्रों की एक विशेषता में दिखाई दिया और पाठकों से बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। 101. इसके बाद सैनरियो ने पाठकों से एक खाली डिजाइन में रंग भरने और उनके नामों के लिए सुझाव भेजने का आग्रह किया। 101. उन्हें 1256 प्रतिक्रियाएं मिली और इनमें से सैनरियो ने गोरो पिकाडोन नाम और भाइयों के बालों के रंग को चुना। 101. 102. 1985 में स्ट्रॉबेरी न्यूज़पेपर में गोरो पिकाडोन के लिए नई गर्लफ्रेंड कैरेक्टर का अनावरण किया गया। 103. गोरो पिकाडोन पर आधारित डिजाइनों को 2022 से तमागोची स्मार्ट के लिए सैनरियो विस्तार में शामिल किया गया। 87. 104. मिन्ना नो ताबो 1984। मिन्ना नो ताबो एक मानव चरित्र है। आधिकारिक चरित्र प्रोफाइल के अनुसार उसका जन्मदिन 5 मई बाल दिवस को होता है और वह एक खुशमिजाज और ऊर्जावान लड़का है जिसे खेल पसंद है। उसे परिवार और कई पशु मित्रों से घिरा हुआ दिखाया गया है। 105. 106. उसे मूल रूप से 1984 में अकीको शिमासु द्वारा ग्रीटिंग कार्ड्स पर उपयोग के लिए डिजाइन किया गया था।
107, 108 चरित्र की विशेषता वाली पुस्तकों की एक श्रृंखला, जिसे ताबो नो कोटोबा कहा जाता है, सेनरियो के अनुसार जापान में 5 लाख से अधिक प्रतियां बिक चुकी है। 109 श्रृंखला की पहली पुस्तक, मिन्ना नो ताबो की साई कोन टेन वंजीरोजीर, सनरियो के संस्थापक शिंतारो त्सुजी द्वारा 16वीं शताब्दी के चीनी संकलन पर आधारित है। हांग जिचेंग द्वारा सूक्तियों सेकोंटन की 109, 110 मिन्ना नो ताबो को 1988 और 1989 में सेनरियो कैरेक्टर रैंकिंग में पहला स्थान मिला। 111, 112 शिकीबुता 1984 शिकीबुता एक गुलाबी स्वर का पात्र है जिसे कभी कभी हरे रंग का दुपट्टा पहने हुए दिखाया जाता है। आधिकारिक चरित्र प्रोफाइल के अनुसार उसका जन्मदिन 4 फरवरी है और वह टैबी नामक अपने चूहे मित्र के साथ फ्रांस में रहता है। 113, 114 उसे कभी कभी एक अधूरे रूप में चित्रित किया जाता है। शिकीबुता 1986 में पहली बार सेनरियो चरित्र रैंकिंग में पहले स्थान पर था। 115 हैंग्योडोन 1985 हंग्योडोन एक मछली पात्र है जिसका जन्म उसकी काल्पनिक जीवनी के अनुसार 14 मार्च को चीन में हुआ था। उसे एक ऐसे पात्र के रूप में दर्शाया गया है जो मजाक करना पसंद करता है, लेकिन अकेलापन भी महसूस करता है और जिसकी वीरता की योजनाएं अक्सर विफल हो जाती है। 116 हिसातो इनोए द्वारा डिजाइन किया गया, जिन्होंने बैड बैड्ज मारू को भी डिजाइन किया था। 117 हंग्योडोन हापिदानबुई के सदस्यों में से एक है, जो एक समूह है जिसे सेनरियो ने 2020 में वृद्ध पात्रों को बढ़ावा देने के लिए बनाया था। 118 119 2022 में हंग्योडोन ने 34 वर्षों में पहली बार सेनरियो कैरेक्टर रैंकिंग के शीर्ष 10 में प्रवेश किया और 8वें स्थान पर रहा। 120 121 11 फरवरी 2025 को हंग्योडोन ने मिस्टीरियस स्टार नामक अपने स्वयं के संगीत वीडियो में अभिनय किया, जिसे चरित्र की 40वीं वर्षगांठ मनाने के लिए सेनरियो के जापानी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया था। तो दोस्तों ये सीरीज हमें तकरीबन 24 जुलाई 2025 को देखने को मिलेगी और टोटल एपिसोडों की अभी एक तरह से बताया नहीं गया है कि कितने एपिसोड हमें देखने को मिलने वाले हैं। बाकी एक तरह से ये इसी पर यानी बेस जो एनीमे है, कार्टून है, उसी पर बेस की एक तरह से सीरीज हमें देखने को मिल रही है। बाकी मैंने पूरी डिटेल बता दी है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।